वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं क्राइसिस इन गवर्नमेंट इंडस्ट्री पे, और अभी इफ्तिखार साहब हमें बता रहे थे कि क्या मुश्किलात ये वीविंग इंडस्ट्री में इस वक्त आई हुई हैं, किस तरह से फैक्ट्रीज क्लोज हो रही हैं, किस तरह से जॉब्स ख़त्म हो रही हैं इस मुल्क में बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसीज़। इफ्तिखार साहब कंटिन्यू करें आप। मैं कह रहा था कि एक तो ये बात है जो मैंने आपसे कहा, दूसरी बात ये सबसे मैं बार बार हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि पावर का सप्लाई जो है जो इंडस्ट्री को मिल रहा है वो बहुत कम। हमारे जो टाइमिंग है उसमें 4 दफ़ा वो 1.5 घंटे के वो लोड शेडिंग होते हैं, इससे हमारा वो प्रोडक्शन हैम्पर होता है। उसके बाद आजकल जो है जिस तरह से कॉटन के प्राइसेस बढ़े हैं, जो 7,000 से ऊपर, पहले कितना था? पहले वो 3,000 रुपये था। 3,000 कब की बात है? लास्ट एक साल में डबल हो गया। हाँ, अभी 7,000 से 7,500 तक हो गया। अगर किसी ने 4-5 साल की कमिटमेंट कहीं की हुई तो क्या? अच्छा, उससे देखिए फंस जा रहे हैं। जो हमने जो कमिटमेंट किया है वो हर बार हम फंस जा रहे हैं, हर महीने फंस जा रहे हैं। हर महीने जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ जा रहा है, जैसे बढ़ जा रहा है। अभी जो यान के प्राइसेस थे वो डबल हो गए, लास्ट ईयर से डबल से भी ज़्यादा हो गए। अच्छा, जब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी कुछ दिन पहले कि जी एक्सपोर्ट नहीं होगा, बेहतर हुआ था, तो उससे कीमतें थोड़ी सी नीचे आई थी, कितनी पे आ गई थी? वो यान के प्राइसेस जो है ना करीब अच्छी खासी गिर गई थी। जो आज जो प्राइसेस है उससे 25% गिर गई थी नीचे। 5,000 वाला पे आ गई होगी? नहीं, 4,000 पे आ गई। 4,000 कोटा सिस्टम कर दिया था कि एक्सपोर्टर ज़्यादा नहीं, 50,000 50 मिलियन जो भी था, ये जो एक कंट्रोल लगाया गया था ताकि यहीं रुके तो ज़्यादा सस्ता हो। तो 4,000 तक आके फिर से जब वो ख़त्म हुआ फिर से 7 पे चला गया। 4,000 की फिगर में आया था, फिर एक्सीड कर गया, फिर वो 6 पे आ गया। आप लोगों की ख्वाहिश तो यही होगी ना कि ये जो कंट्रोल था वो लगा ही रहे। बल्कि गवर्नमेंट जो है ना वो यान वो कॉटन एक्सपोर्ट करे जो हमारे ज़रूरियात से एक्सेस है, उसको तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कर दे। जो क्या एक्सेस है हमारे पास? हाँ, ऑफ कोर्स एक्सेस है, बहुत है। ठीक। और जो हमको ज़रूरत है जिसमें हम उसको हाई वैल्यू कर सकते हैं, कम से कम उसको तो रोक ले। यहाँ तो वो भी तो एक वो हो जाए, कोटा हो जाए कि भाई अगर 10 है उसमें 7 की हमारी कंजम्पशन, 3 एक्सपोर्ट अलाउड है, उसके बियॉन्ड नहीं। अच्छा, फिर इसके अंदर जो ट्रेडर है ना, जो मैं बताऊँ जो फैक्टर है ना, ट्रेडर जो है ना वो उसका बहुत बेनिफिट उठाता है। जब शॉर्टेज होती है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है ना वो होल्डिंग कर लेता है। तो आर्टिफिशियल प्राइसेस जो है ना जितनी आनी नहीं चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, लूम सेक्टर जो होता है या जो गारमेंट सेक्टर है, ये होता है, ये कोई ट्रेडर नहीं होते, ये कोई स्टॉकिस्ट नहीं होते। तो इनको जो है ना जितनी प्राइस बढ़ती है उससे कई गुना ज़्यादा है ना वो उनको ना देनी पड़ती है। तो अगर सप्लाई जो है वो बड़ी कंफर्टेबल रहेगी तो ये जो स्टॉक होल्डर्स हैं, ये जो ब्रोकर्स लोग हैं, जो तो ये हिम्मत नहीं करेंगे, वो फंस सकते हैं, क्योंकि सप्लाई शॉर्ट होती है तो वो फायदा उठाते हैं। वो तो जैसे अभी वो 7 से जो होल्डर होगा वो तो क्या होगा, तो होल्डर अब वो जो फायदा उठाते हैं, मिडिल मैन जो है ना वो फायदा उठा, और जो एंड यूजर है जिसको चाहिए उसको वो चीज़ मिलती नहीं, वो लॉस कर रहा होता है, और जो होल्डिंग कर रहा होता है वो ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसलिए सप्लाई जो है उसको जो है ना वो खड़े आते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ जो है ना स्टॉप। अच्छा, दूसरी बात जैसे इफ्तिखार भाई बता रहे थे कि देखिए ना एक कमिटमेंट है कि हम आपको ना आइंदा 3 महीने में इतने माल आपको देते हैं, उसकी कॉस्ट ही हमें नहीं पता कि क्या होगी, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जैसे ये बता रहे हैं कि 1 साल में डबल रॉ मटेरियल ही जब डबल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को आप छोड़ दें, वो भी डबल से हाउ कैन यू प्राइस योरसेल्फ? अच्छा, दूसरी चीज देखें, एक तो प्राइस है, दूसरी चीज है कि वर्किंग कैपिटल होता है। अब वर्किंग कैपिटल अगर हमारा जो भी है, अगर उसके अंदर प्राइस रॉ मटेरियल की डबल हो जाएगी तो हम उसका हाफ ऑफ द कैपिटल भी उतनी चाहिए होगा देंगे। अगर 3,000 के हिसाब से आपको 100 लेना था, पता चला 7,000। अच्छा, तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट 100 है तो हम 50 से ही चला सकेंगे। अच्छा, उससे क्या होगा कि हम 50 अगर 100 मशीन पे चल रहा है तो हम 50 मशीनें बंद करेंगे ताकि उसको वो चले। अच्छा, दूसरा ऊपर से आजकल आपको पता है कि जो सेल टैक्स की जो एक नई रिफॉर्म GST की जो बात हो रही है, मैं समझता कि ये अगर आता है ना तो इतना बड़ा सेटबैक होगा इंडस्ट्री को जिसे आप सोच नहीं सकते। कि ये जो SRO जो विड्रॉल है ना, कि जो इससे मतलब है कि 0 रेटेड जो था उसको 15% था, इसका इम्पैक्ट जो है ना वो 25% तक आ जाएगा। चूँकि देखें ना अब इम्पोर्ट महंगी होगी। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि आप देखें ना, एक तरफ गवर्नमेंट हमसे पैसे लेती है, फिर दूसरी जगह वापस करती है। तो ये तकरीबन आप समझ लें कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि 75 बिलियन रुपीस जो है वो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है वो रेवेन्यू वालों के पास पहुंच जाता है। अब ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतना बड़ा अमाउंट जो है जो वर्किंग कैपिटल से निकल के गया है, अच्छा अभी गवर्नमेंट ने हमें वापस करना है।
भाई अगर आपने वापस ही करना है तो लिया तो फिर इतना हमसे क्यों ले रहे हैं आप? एक बात। दूसरी बात है कि एक अच्छी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करो, वो वापस भेजो। फिर आपको पता है कि हमारा एक बीमारी चली, रिश्वत की चली हुई। अब जब हम सेल टैक्स के लिए वापस लेने के लिए जाते हैं तो उन्होंने एक परसेंटेज की हुई फिक्स की हुई कि हमें इतने % दे दो और रिबेट ले लो, इतने % ले लो और रिबेट। इस वक्त 45 बिलियन रुपीस जो है वो स्टक अप है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का गवर्नमेंट के पास। तो अभी ये कहते हैं कि हम फटाफट दे देंगे, 6-6 महीने साल में तो वो पैसे वापस नहीं देते। अच्छा, एक दफा हम सेल टैक्स भरते हैं, फिर दोबारा भरते हैं, फिर वो पहले वाला मिला नहीं है अभी वो चला तो अभी 2 दफा दे तो फिर किस तरह ये चलेगा? फिर रॉ मटेरियल महंगा, बिजली महंगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब है, फिर हमारा जो इमेज है पाकिस्तान का दूसरे मुल्क में वो भी बहुत ही इस वक्त है, फिर सलाब का मसला, फिर भत्ता हो रही, फिर फायरिंग, ये सारी ये चीजें हैं। तो देखे ना ये किस तरीके से चला सकते हैं। बहुत मुश्किल जिहाद है, जिहाद बिल्कुल जिहाद सबसे बड़ा जिहाद। रियलाइज नहीं कर रही है, हमें कोई बेनिफिट नहीं है। आप सोचें जो 2007 में जो फैक्ट्रियां जल गई थी, जी जी, आज तक उनको जो है ना वो आपकी भी तो जली थी ना, मैंने भी जली, कुछ नहीं मिला हम लोग, आज तक नहीं मिला। बहुत वो पार्टी वार्टी आया कि हम आपको देंगे, कर रहे हैं। एमसीएम ने भी बड़ा आपसे वादा किया था, बड़ा वादा। और फिर हम जो देखते हैं ना, ये गवर्नमेंट के जो बहुत से एजेंसीज हैं वो पराडो में घूम रहे हैं, 4-व्हील ड्राइव गाड़ियों में घूम रहे हैं, बाहर के टूर लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, उनकी सहूलतें हैं, उनके ये हैं, उनके ऐश लगे हुए हैं। तो आदमी बहुत सोचता है यार इन लोगों के लिए हम ये टैक्स कर रहे हैं, उसका बेनिफिट तो हमें कुछ नहीं मिलता। बेनिफिट नहीं मिल रहा, सारा वो खा रहे। ये गवर्नमेंट आई आगे हम लोग सोच रहे थे कि मतलब कि और ज़्यादा अच्छा हालत होगा, ये अवामी गवर्नमेंट है, ये तो आवाम के बारे में सोच ही नहीं रही। लेबर जो है ना वो बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। अवामी गवर्नमेंट को अगर इनडायरेक्टली सोचे कि गवर्नमेंट कितनी जॉब क्रिएट कर सकती है, दुनिया भर में तो गवर्नमेंट हर एक्टिविटी से विड्रॉ हो रही है, और दुनिया भर में टेंडेंसी ये है कि प्राइवेट सेक्टर है जो जॉब देता है, प्राइवेट सेक्टर ही देता है जो सस्टेनेबल होता है। अभी जैसे ये गवर्नमेंट आती है, सो कॉल्ड पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट आती है, इनकी इतनी शॉर्ट साइटेड पॉइंट ऑफ व्यू होती है कि पीआईए जैसे इदारे में कहते हैं कि और भर्ती कर दो, स्टील मिल में और वो ऑलरेडी लॉस में है और भर्ती कर दो, और उस पर वो सीना ठोकते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की कि मैंने जॉब दिलाई दीजिए, मैं जेल चला गया उसके लिए। भाई एक कश्ती डूब रही है, उसके ऊपर तुम और वजन डालोगे तो डूब जाएगी मजीद। तो दैट्स नॉट द सॉल्यूशन, दैट्स नॉट अ वायबल थिंग व्हिच विल नॉट लास्ट फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए उनको वो मार्क्स स्कोर करने के लिए। इस तरह के जो हमारे सोकल अभी प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है आदमी, उसको ये नहीं पता कि एक अनवायबल फेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर अगर आप जॉब क्रिएट कर देंगे, आपके ख्याल में आपने बहुत बड़ा एहसान किया लोगों पे, आपने एहसान नहीं किया ऑलरेडी पहले से। एक आदमी, एक आम आदमी अगर ये बात कहे तो चलो, उसको पता ही नहीं है, उसको नहीं पता कि स्टील मिल में अगर हम 20,000 आदमी और भर देंगे तो क्या हाल होगा। लेकिन एक सीजन पॉलिटिशियन मखदूम साहब और फलाने वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने किया, मैं जेल चला गया, मुझे कोई इनको क्या पता जी, कॉमर्स मिनिस्ट्री है तो इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो हमारे कुछ भी नहीं है, इनको कोई पता नहीं है। सिर्फ एक मिनिस्टर बन जाते हैं भाई, इसलिए बन जाते हैं कि भाई चलो जी हमें कोई ना कुछ बेनिफिट मिल जाए, तो कोई बेनिफिट मिल जाए और हमारी पोजीशन रहे, एक प्रेस्टीज का इनका होता है मतलब। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मतलब कि जनरल ना ये। अच्छा, इसी पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप ही के इंडस्ट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव इफ्तिखार बेग साहब को टेक्सटाइल का मिनिस्टर या कुछ बनाया गया, तो उन्होंने क्या किया? वो तो आपके लोग थे ना। अब वो चलिए आप वो तो कोई वडेरा नहीं है कोई। हाँ, लेकिन कंट्रोल जो है ना वो पीछे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही करती है। उन्होंने कहा ना कि मैं टेक्सटाइल पॉलिसी बना रहा हूँ, फैसलाबाद भी गए, कराची में भी आप लोगों से तो बन रहा है, तो क्या बना है? कुछ नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, तो ऐसा अफेक्टिव नहीं है। लेकिन ये कि उन्होंने वैसे मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे मालूमात है, ये जो कोटा सिस्टम में उन्होंने काफी पार्ट किया था, जो कोटा सिस्टम जो हुआ था तो उसमें इन्होंने काफी पार्ट प्ले किया था कि इनको मतलब मगर उसको रोक नहीं सके, फिर छोड़ना पड़ा। जी हाँ। तो अभी देखा जाए तो कोई सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं है जो आपके इंडस्ट्री को देख रही है, आपके इंटरेस्ट को देख रही है। वो लोग और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, एज ए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ ये सोचें कि दिस इंडस्ट्रीज आर क्रिएटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स इन द कंट्री, और ये इन पे कोई भी किसी किस्म का ज़र्ब आता है तो पूरी इकोनॉमी पे उसका असर है। इफ्तिखार साहब या फैयाज साहब तो तबाह होंगे ही होंगे। जी जी, उन तो आप तो सबसे पहले उड़ेंगे, क्योंकि बैंक का कर्जा सूद चढ़ के आपको मार डालेगा। लेकिन जो असल तो फिर भी आप लोग मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे, आपने इतना तो बचा के रखा। लेकिन जो मजदूर जो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, जिसने ज़िंदगी भर यही काम किया, कोई और काम जानता नहीं,
वो तो खुदकशी करेगा। जी तो जी कर रहे हैं लोग। अखबार में आ रहा है, रोज आ रहा है। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना, वो सिर्फ ये कि कपड़े की इंडस्ट्री से इसकी मुंसलिक नहीं है, इसके पीछे और सब इंडस्ट्रीज जो है ना वो काम करती हैं। कितनी इंडस्ट्री को फीड करेंगे, एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है, पैकेजिंग इंडस्ट्री है, पैकेज इंडस्ट्री है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन है, और देखिए सब इंडस्ट्री, लेकिन स्पेशली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, इसका साइकिल जो है ना पूरी इकोनॉमी के ऊपर आता है। तो इसको तो हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहिए। और जैसे कि मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बताया, ब्रिटेन जैसे मुल्कों ने क्या किया, जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो दे वर वेरी पुअर, एवरीबॉडी नोज दिस, है ना। आप कोई भी पुराना नावल पढ़ लें, मार्क ट्वेन की पढ़ लें, कोई भी पुराने पेंटिंग देख लें, आपको पता चल जाएगा कि दिस कंट्रीज वर एक्सट्रीमली पुअर। तो उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग करके, इंजीनियरिंग करके, बाय डिज़ाइन ये जॉब्स उठा के ले गए, जिससे वो मुल्क उठा। अगर इतनी बड़ी गारमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्रिटेन में ना होती तो इतनी जॉब्स कहाँ पैदा होती। तो वो मुल्क है जो जिनकी हुकूमतों ने, उनके लीडर्स ने ये अपने आम आदमी के लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटी क्रिएट की, और आज हमारे लीडर्स को इनका पता ही नहीं कि हमारे यहाँ से जॉब एक्सपोर्ट हो रही है टू चाइना एंड अदर प्लेसेस, एंड दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। बट हु इज हर्टिंग देयर वोटर्स। अब तो हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं इवन विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास तो कॉटन ही नहीं है, कॉटन नहीं है, ना कॉटन है, ना यार्न है, ना वो हमसे सस्ता माल बेचते हैं। यहाँ से बहुत से लोग अपनी मशीन लेके शिफ्ट कर रहे हैं। क्या अट्रैक्शन है वहाँ? वहाँ इसलिए कि वहाँ अमन भी है, वहाँ पर जो है ना बेनिफिट्स भी हैं, वहाँ पर जो है ना ऑर्डर्स भी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तो देखिए हमें ये नहीं पता कि हमारी जो 1 महीने बाद हमें उसकी प्राइस क्या है, हमें ये नहीं पता। रोज़ाना को रैली निकल आती है, टारगेटेड किलिंग हो जाती है। तो सबसे पहले जब सुबह उठते हैं ना, तो जब देखते हैं तो हमारे जो है ना एक जो हिट करता है ना हमें, जो फियर जो है ना, वो फिर जब फियर होता है तो फिर वो कुछ करने नहीं देता। अच्छा, इस पे मैं थोड़ी सी एक ऑब्जर्वेशन दूं कि जो मैंने पढ़ा है कि जैसे बांग्लादेश की हम, चलिए बड़ी अच्छी आपने एग्जांपल आई। बांग्लादेश वो मुल्क है ना जहाँ ज़मीन है, ना वहाँ कॉटन पैदा होता है, ना वहाँ वीविंग इंडस्ट्री है, ना वहाँ स्पिनिंग इंडस्ट्री है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि उसकी वायबिलिटी हमसे अच्छी हो गई है, अच्छी हो गई, वहाँ स्पिनिंग में लग गए हैं। उसकी एक वजह जो मुझे समझ में आती है वो सोशो पॉलिटिकल सिस्टम है वहाँ का। जी जी। इस पाकिस्तान के अलग होने की मेरे ख्याल में जो मेजर रीज़न यही थी कि वहाँ मिडिल क्लास था, फ्यूडल क्लास था ही नहीं, और वही क्लैश हुआ। एक तरफ एक मिडिल क्लास का लीडर शेख मुजीब पजामा पहन के, चप्पल पहन के बैठा हुआ है, आवाम की बातें कर रहे। एक तरफ हमारे पेरिस का सूट पहने हुए प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब बैठे हुए हैं, या उसी टाइप के लोग। तो वो एक आम मिडिल क्लास आदमी से तो वो बैठ के बात भी नहीं कर सकते थे। वो तो आदि है कि मिडिल क्लास का आदमी या जो नीचला क्लास का आदमी आएगा, उनका पहुँच हुएगा, उनका बूट साफ करेगा। अब वो बराबरी से बैठना ही उनके लिए बहुत तकलीफ देता है, इस वजह से वो मुल्क अलग हुआ। लेकिन अलग तो हो गया। वहाँ अभी कहते हैं कि जो पार्लियामेंट की कंपोजिशन है उसमें 50 से 60% MNA MPA वो हैं जो किसी ना किसी सूरत से गारमेंट या गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। लीविंग तो है ही नहीं वहाँ पे, है ना, इंडस्ट्री से रिलेटेड, गारमेंट से रिलेटेड है, बेसिकली कपड़े सीते हैं। उन्होंने लाखों करोड़ों औरतों को खासतौर से ढाका और चिटागोंग में जॉब दी है, तो वो उनका वोट बैंक भी बन गया है उनके लिए उनके जुलूस निकलती है इस फेवर में कि भाई इफ्तिखार साहब को वोट दो, क्योंकि ये आदमी हमें 20,000 आदमी को जॉब दे रहा है, तो वो तो वहाँ का बड़ा हीरो बना हुआ है। तो जिस पार्लियामेंट में 50% वो लोग होंगे जो खुद फैक्ट्री के मालिक हैं, तो वहाँ तो वैसी पॉलिसी बनेगी ना जो उनके फेवर की हो। ऑन दी अदर हैंड यहाँ क्या है कि यहाँ देखिए कि जमींदार जागीरदार टाइप के लोग बैठे हुए पार्लियामेंट में, उनके या तो शुगर मिल होती है या स्पिनिंग या जिनिंग मिल होती है, यही होती है। दे डोंट गो बियॉन्ड दिस बिकॉज दिस आर सिंपल इंडस्ट्रीज जो कि बैंकों से कर्जा लेके उन्होंने बना दिया, किसी ज़माने में वो चल रही है, उससे उनको दौलत है। तो जब ये इंटरेस्ट आपको पार्लियामेंट के 60-70% को रिप्रेजेंट करेगा तो उन्हीं के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होंगे। शुगर इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कंज्यूमर को नहीं किया जाएगा। शुगर की इंडस्ट्री के बारे में मैंने एक प्रोग्राम में एक्सपोज किया था। मेरे पास, मेरी कंपनी के पास एक ऑफ़र था 26 रुपये का चीनी, आज से 6-8 महीने पहले की बात है, ब्राज़ील से आ रहा था। और उसी ज़माने में TCP जो हमारी सोल इंपोर्टर ऑफ शुगर है, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वो कहती थी कि $70 से कम चीनी नहीं मिल रहा दुनिया में। तो मैंने वो कोटेशन रख दिया यहाँ पे और तमाम एडिटर्स वालों को भी भेज दिया था, फॉरवर्ड कर दिया था। मैंने कहा भाई देख लो, वो कह रहा है एक्स कराची था 26 रुपये, जो भी उसका डॉलर पे बनता था। तो जब
ऐसे लोग बैठे हुए होंगे जिनका टीसी पे भी कंट्रोल है, वो जो चाहे कर लें, $70 का बोल के यहाँ $40-50 का चीनी कर दें, जबकि एक्चुअल कीमत उसकी 30 रुपये से ज़्यादा है ही नहीं इंटरनेशनल मार्केट। तो जब ऐसा होगा तो शुगर इंडस्ट्री विल मेक लॉट ऑफ मनी एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल। एप्टमा टाइप की ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्पिनिंग को बचाने के लिए वो तो कमाएगी एक्सपोर्टिंग, बट इट विल किल thousands and thousands of weaving industry and garment industry and the related people. Of course. तो ये पॉलिटिकल सिस्टम पे भी है। आप लोग जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे ना, देखिए आप लोग चाहे ना चाहे आप लोगों को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। आप चलिए, ये तो एक स्टेप है कि आप लोग टीवी पे आके बोल रहे हैं, इतनी तो हिम्मत कर रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप लोग पॉलिटिक्स में आए और रिप्रेजेंट योर इंटरेस्ट इन द पार्लियामेंट, देन ओनली थिंग्स विल चेंज। इससे आप स्केप नहीं कर सकते। इसमें एक चीज है, मैं समझता हूं आप दूर नहीं रह सकते पॉलिटिक्स। उसमें ऐसा कर सकते हैं कि फिलहाल भी कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जितनी पॉलिसीज बनाती है वो जो स्टेक होल्डर्स है ना, उनको साथ बिठा के और उनके मशवरे से बनाए। देखिए स्टेक होल्डर तो आप लोग हैं। देखें अभी जैसे देखें, अभी ये सेल टैक्स इन्होंने लगाया, इसमें तो किसी से नहीं पूछा। सेल टैक्स लगाया इन्होंने, अभी जो लगने वाला है, जैसे कि कहते हैं कि हम जीएसटी लगाएंगे, इसमें किसी को तो नहीं बुलाया इन्होंने। देखिए असल चीज क्या है, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, ठीक है। तो जो अगर जैसे ताजिर बिरादरी है या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये इनके पास आके बैठ के बहुत से अच्छे आइडियाज दे सकते हैं कि आपके ये बजट भी पूरा हो सकता है और इसको इस तरह से ना किया जाए, इस तरह से किया जाए, तो उनका कॉन्फिडेंस भी। रिस्पेक्ट टू यू पीपल, आप लोगों ने भैंस तो खरीद ली, डंडा नहीं खरीदा। जी जी, ये होता नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी जी, आप लोगों ने 50-60s में यहाँ इंडस्ट्रियल मिरेकल क्रिएट किया। जी जी, आदम जी, भवानी, ये शेख साहब, एक पॉलिटिशियन आया गांव से उठ के, उसको आपकी गाड़ी पसंद नहीं आई, आपकी गर्लफ्रेंड पसंद नहीं आई, आपका लाइफस्टाइल पसंद नहीं आया, उसने कहा सब नेशनलाइज करो। जी जी, शिप को भी नेशनलाइज करो, जिनिंग को भी तबाह कर दिया। आप लोग कुछ नहीं कर पाए। मैं यही कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में क्यों उनकी बात सुनी जाती है, क्योंकि दे आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट। जी जी, वो कोई कहीं जाके भीख नहीं मांग रहे होते, वहाँ जोर से कह रहे होते हैं। जी जी, हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो, नहीं करेगा तो तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे हम। तो जिस दिन तक आप लोग मिलके, सब मिलके, सियासतदान, टू ड्यू रिस्पेक्ट all traders, all businessmen, they do not come and represent their interest in the parliament, in the politics, तब तक आप लोग के हालात सही नहीं होंगे। कोई और आएगा, आप लोग जो भी छोटी मोटी फैक्ट्री बच गई वो भी नेशनलाइज कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। भीख मांगने का जमाना नहीं है, यू हैव टू फाइट। वेस्ट में जो अमेरिका वगैरह में किसी की मजाल है कि बिजनेस इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ बोल दे, वो नेक्स्ट डे वो मरा हुआ पाया जाता है। बिल्कुल, आप लोगों ने हाथ पांव छोड़ा हुआ, अल्लाह के सहारे डंडा उठाना पड़ेगा आपको, या तो फिर छोड़ दे, भैंस भी छोड़ दे। यहाँ तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है ना कॉटन का 21% हमारा बढ़ गया। तो ये सोचे कि अभी जो कुछ दिन पहले जो यार्न की प्राइस थी, या हम जो माल बेचते थे, जो हमारा जो टावल था वो 60 रुपीज़ पर पाउंड जाता था, आज वो 100 एंड अबव जाता है पाउंड। तो उसी को वो वैल्यू का क्वांटिटी नहीं बढ़ा है, वैल्यू बढ़ गया। हमने जो है ना कॉटन का इतना क्वांटिटी एक्सपोर्ट किया है, वैल्यू उसमें कंप्लीट करके, वो नहीं बताएगी गवर्नमेंट। ये बताया कि हमने डॉक्टर करते ना, अपने फायदे की फिगर निकाल के ले आते हैं। बात है आवाम को कि हम कर रहे हैं, रिडक्शन इन फिजिकल जादूगरी। हाँ, डॉलर में अगर ज्यादा हो गया, रुपीज में ज्यादा हो गया, रुपीज भी तो इतना गिर गया ना, उसको रुपए में कन्वर्ट करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात हो रही है, इंशाल्लाह इसको मैं फिर कंटिन्यू करूंगी। वाइटल इशू इन्वॉल्विंग हम और आपके बात करते हैं, करोड़ों लोग हो नहीं रहा है। नहीं, उसके लिए आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, whether you like it or not। हमें भी इसमें डंडा उठाना पड़ेगा, तब नहीं तो कोई ना कोई आके आपसे छीन के ले जाएगा, आप देखते रह जाओगे। छीन रहा है अभी भी आप लोगों को छीन रहे हैं ना, आपके सामने अच्छे काम को पट्टी में मिलाया जा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। 50% बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रहा है, अफेक्टेड हो जाए, क्योंकि वो बैठे में पार्लियामेंट में हुकूमत ही उलट देंगे, उनको क्या परवाह है। अब ये आप ये कह रहे हैं हमारे पास कॉटन नहीं, यहाँ हमारे पास एक्सेस है, हमारे पास चीनी एक्सेस है, हमारे पास गंदम एक्सेस है, हमारे पास चावल एक्सेस है, किसी से कमी है हमारा। क्या हमारे पास प्याज नहीं है? वो इलाका जो सैलाब में डूबा है, वहाँ पे सिर्फ चावल उगता है, वहाँ पे कॉटन नहीं उगता है, वहाँ पे गंदम नहीं उगता है, वहाँ पे चावल में भी आपको बता दूं 86 डूब का इलाका डूबा है पूरा। इत्तेफाक है ये।
हाँ। अजीब इत्तेफाक है, साउदर्न पंजाब हाँ। और ये जो इलाका डूबा ना कश्मीर उश्मोर का, दिस इज प्योरली ED6 एरिया। ED6 इज एक्सपोर्टेड, 2 बिलियन की जो आपके एक्सपोर्ट है उसमें 80% इज ED6। ED6 का एक्सपोर्ट आपका कम हो जाएगा इस साल, आपके कंजम्पशन वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट कंज्यूम दैट, हर चीज हम लोग का ये सारे होल्डिंग। चलो इंशाल्लाह इस पे मजीद हम बात करेंगे, अब टाइम खत्म हो गया इसको कंक्लूड। नाज़रीन, क्राइसिस इन गारमेंट इंडस्ट्री पे ये आपने हमारी डिस्कशन सुनी, 2 प्रैक्टिसिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ थे जो इन सब तमाम प्रॉब्लम से डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं और सफ़र करते हैं। इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि 30-40 साल से ये लोग जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान में, और मैं समझता हूँ इससे बढ़ के कोई जहाद नहीं है, इससे बढ़ के कोई अच्छा काम नहीं है कि कोई आदमी फैक्ट्री लगाए, लाख हज़ारों हज़ार जॉब क्रिएट करे और महीने के शुरू में लोगों को तनख्वाहें दे। इससे बढ़ के कोई अच्छा इंसान नहीं हो सकता। लेकिन आपने देखा कि ये जो अपने आवाम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनके साथ हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से क्या हो रहा है, इन लोगों ने बताया है कि 50% गारमेंट इंडस्ट्री एंड वीविंग इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कम हो गई है, कम से कम 25% लोग ले ऑफ हो गए, और जो प्रोडक्शन कम हुई इसकी वजह से एवरेज कॉस्ट जो है ना इनका बढ़ गया, इनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए और इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से तबाही की तरफ जा रही है। हमने कंपैरेटिवली देखा कि जिक्र किया बांग्लादेश का, एक वो मुल्क जहाँ ना कॉटन होता है, ना जहाँ वीविंग इंडस्ट्री है, ना स्पिनिंग इंडस्ट्री है, लोग वहाँ जाके अब इंडस्ट्री लगा रहे हैं। और मेरी तरफ से सजेशन ये थी कि उसकी वजह है वहाँ की पॉलिटिकल कंपोजिशन। वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें 50% वो लोग हैं जो इसी सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जो ढाके में और चिटागोंग वगैरह में हज़ारों बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं जहाँ हज़ारों हज़ार औरतें और मर्द काम कर रहे हैं। वो पार्लियामेंट में पहुंच गए और अपनी मर्जी के वो पॉलिसी बनाते हैं, वो चाहे तो जिस गवर्नमेंट को गिरा दें, इसलिए जाहिर है उनके खिलाफ तो कोई पॉलिसी बन नहीं सकती। जो जो फैसिलिटी वो चाहते हैं वो मिल रही है, और आज हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उठ के वहाँ जा रहे हैं। इस चीज़ को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। और मेरी सजेशन ये थी कि यहाँ का बिजनेसमैन, यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे वो चाहे ना चाहे, जब उसने गाय हासिल कर ली है तो उसको डंडा भी हासिल करना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी गाय कोई ना कोई छीन के ले जाएगा। इसलिए इन लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और डायरेक्टली थ्रू पार्लियामेंट, थ्रू थ्रेट ऑफ डिमोलिशिंग ए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को बनवाना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, ये रहमो करम पे रहेंगे जागीरदारों जमींदारों टाइप के सियासतदानों के, उनको कुछ मतलब नहीं है आम लोगों से, उनके सारे इंटरेस्ट बाहर है। आप किसी दिन बहुत गुस्से में आके उनको मार पीट के यहाँ से भगा देंगे, इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर देम। They have enough money outside, they will go and live on interest and rent forever. प्रॉब्लम होगी फयाज साहब, इफ्तिखार साहब जैसे लोगों की, जो बेचारे बैंकों के कर्जे अदा करते करते, सूद अदा करते करते ये लोग खुद तो बेचारे जाएंगे ही, साथ साथ इनके जो पीछे इतने हज़ारों हज़ार लोग काम करते हैं वो बेचारे फाका और ख़ुदकशी पे आ जाएंगे। इस चीज़ को हमें रोकना है, इसके लिए हमें कुछ करना है। ये इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।